डर का वास्तविक अर्थ केवल एक भावनात्मक अनुभूति नहीं है, बल्कि यह मानव जीव विज्ञान और मनोविज्ञान की सबसे गहरी सुरक्षा प्रणाली है, जिसे विकास की लाखों वर्षों की प्रक्रिया ने आकार दिया है। जैविक स्तर पर डर का केंद्र मस्तिष्क का अमिगडला होता है, जो किसी भी संभावित खतरे को पहचानते ही तर्कशील सोच से पहले प्रतिक्रिया सक्रिय कर देता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए गति तर्क से अधिक महत्वपूर्ण रही है। जैसे ही अमिगडाला किसी संकेत को खतरे के रूप में वर्गीकृत करता है, शरीर में फाइट, फ्लाइट या फ्रीज प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, हृदय गति बढ़ती है, रक्त मांसपेशियों की ओर भेजा जाता है, पाचन और दीर्घकालिक सोच दब जाती है और शरीर केवल तत्काल बचाव पर केंद्रित हो जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से डर अनिश्चितता से जन्म लेता है। जब भविष्य का अनुमान टूटता है, नियंत्रण की भावना कम होती है और व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि अगला कदम क्या होगा, तब डर सक्रिय होता है। यही कारण है कि ज्ञात खतरे अक्सर कम डरावने होते हैं, जबकि अस्पष्ट और अदृश्य खतरे कहीं अधिक प्रभावी भय पैदा करते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि डर की स्थिति में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क, नैतिकता और दीर्घकालिक निर्णयों का केंद्र है, अस्थायी रूप से दब जाता है और निर्णय भावनात्मक प्रतिक्रिया से संचालित होने लगते हैं। यही बिंदु डर को केवल व्यक्तिगत भावना से आगे ले जाकर सामाजिक और राजनीतिक हथियार बना देता है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोगों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भय की स्थिति में निष्क्रिय हो जाता है, तब सामूहिक विवेक कमजोर पड़ जाता है। विकासवादी दृष्टि से डर ने मानव को शिकारियों, प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित वातावरण से बचाया, लेकिन आधुनिक समाज में वही तंत्र अब भौतिक खतरों के बजाय सूचनात्मक और प्रतीकात्मक खतरों पर प्रतिक्रिया करने लगा है, जैसे आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक बहिष्कार, पहचान का संकट या भविष्य का भय। मनोविज्ञान यह भी स्पष्ट करता है कि डर केवल खतरे की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सीखने का माध्यम भी है। मस्तिष्क डर से जुड़े अनुभवों को सामान्य अनुभवों की तुलना में कहीं अधिक गहराई से स्मृति में दर्ज करता है, ताकि भविष्य में उससे बचा जा सके। यही कारण है कि भय आधारित संदेश सामान्य जानकारी की तुलना में अधिक तेजी से फैलते हैं और लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। जब डर बार बार सक्रिय किया जाता है, तो मस्तिष्क उसे स्थायी वास्तविकता मानने लगता है, जिससे व्यक्ति या समाज एक निरंतर सतर्क अवस्था में जीने लगता है, जिसे मनोविज्ञान में क्रोनिक फियर कंडीशनिंग कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति केवल सुरक्षा चाहता है, स्वतंत्रता या सत्य नहीं, और यही वह मोड़ है जहां डर अपनी जैविक भूमिका से निकलकर नियंत्रण का औजार बन जाता है। इस प्रकार डर का वास्तविक अर्थ किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम है, जो सही संदर्भ में जीवन रक्षक है, लेकिन जब उसे लगातार, योजनाबद्ध और सामूहिक स्तर पर सक्रिय किया जाए, तो वही सिस्टम मानव विवेक, स्वतंत्र निर्णय और सामाजिक संतुलन को धीरे धीरे निष्क्रिय कर देता है। डर और मानव मस्तिष्क का संबंध इतना गहरा और प्रत्यक्ष है कि भय केवल एक भावना न रहकर पूरे निर्णय तंत्र पर कब्जा कर लेता है, और यही प्रक्रिया समझाती है कि डर कैसे मानव मस्तिष्क को हाईजैक कर लेता है। जैसे ही मस्तिष्क किसी संकेत को खतरे के रूप में पहचानता है, सूचना सबसे पहले थैलेमस से होकर सीधे अमिगडाला तक पहुंचती है, जहां बिना पूर्ण विश्लेषण के त्वरित निष्कर्ष निकाल लिया जाता है, क्योंकि यह मार्ग जीवित रहने के लिए बनाया गया है, सत्य की जांच के लिए नहीं। इस क्षण मस्तिष्क का तर्कशील हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो विवेक, नैतिक निर्णय, दीर्घकालिक योजना और तथ्यों के मूल्यांकन का केंद्र है, धीरे धीरे दबने लगता है और नियंत्रण भावनात्मक मस्तिष्क ले लेता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि भय की अवस्था में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन बड़ी मात्रा में निकलते हैं, जो शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया के लिए तैयार करते हैं, लेकिन साथ ही स्मृति, सहानुभूति और जटिल सोच को सीमित कर देते हैं। यही कारण है कि डर की स्थिति में व्यक्ति सरल, कठोर और अक्सर चरम निर्णय लेने लगता है, क्योंकि मस्तिष्क सूक्ष्मताओं को समझने की बजाय केवल सुरक्षित या असुरक्षित के द्वंद्व में फंस जाता है।
लगातार भय में रहने से हिप्पोकैम्पस, जो स्मृति और संदर्भ समझने में मदद करता है, कमजोर होने लगता है, जिससे व्यक्ति अतीत के अनुभवों से संतुलित सीख नहीं ले पाता और हर नई सूचना को तात्कालिक खतरे की तरह देखने लगता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि जब डर को बार बार एक ही प्रकार के संकेतों से जोड़ा जाता है, जैसे शब्द, प्रतीक, चेहरे या विचार, तो मस्तिष्क उन संकेतों पर स्वतः प्रतिक्रिया देने लगता है, भले ही वास्तविक खतरा मौजूद न हो। इसे फियर कंडीशनिंग कहा जाता है, और यही वह प्रक्रिया है जिससे भय धीरे धीरे आदत बन जाता है। इस अवस्था में मस्तिष्क पुष्टि करने वाले संकेतों को चुनता है और विरोधी तथ्यों को नजरअंदाज करता है, जिसे कॉग्निटिव बायस अंडर फियर कहा जाता है। सामूहिक स्तर पर यही तंत्र भीड़ के व्यवहार को संचालित करता है, जहां तर्क नहीं बल्कि भावनात्मक प्रतिध्वनि निर्णय तय करती है। इस प्रकार डर मस्तिष्क को इसलिए हाईजैक करता है क्योंकि वह प्राकृतिक सुरक्षा मार्गों का उपयोग करता है, लेकिन जब इस प्रणाली को लगातार सक्रिय रखा जाता है तो मस्तिष्क वास्तविक खतरे और निर्मित खतरे के बीच अंतर करना भूलने लगता है, और यही बिंदु डर को भावना से बदलकर नियंत्रण की न्यूरोलॉजिकल रणनीति बना देता है। डर निर्णय लेने की क्षमता को इसलिए तोड़ता है क्योंकि वह मस्तिष्क की उस संरचना पर सीधा हमला करता है जो तर्क, संतुलन और दीर्घकालिक सोच के लिए जिम्मेदार होती है, और इसे न्यूरोसाइंस में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। जब व्यक्ति भय की अवस्था में होता है तो मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तथ्यों का विश्लेषण, विकल्पों की तुलना, जोखिम का आकलन और नैतिक निर्णय करता है, धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है, जबकि अमिग्डाला अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य खतरे से तुरंत बचाव करना होता है, न कि सही निर्णय लेना। इस स्थिति में मस्तिष्क सबसे तेज प्रतिक्रिया को सबसे सही प्रतिक्रिया मानने लगता है, जिससे निर्णय जल्दबाजी में, अधूरी जानकारी पर और अक्सर अतिरंजित भय के आधार पर लिए जाते हैं। डर के प्रभाव में सोच रेखीय न होकर संकुचित हो जाती है, यानी व्यक्ति कई संभावनाओं पर विचार करने की बजाय केवल दो विकल्प देखता है, बचो या नष्ट हो जाओ, जबकि वास्तविक जीवन में अधिकतर निर्णय इस द्वैत में फिट नहीं होते। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि भय की अवस्था में व्यक्ति जोखिम से बचने के नाम पर ऐसे निर्णय लेता है जो दीर्घकाल में अधिक नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि मस्तिष्क भविष्य की जटिलताओं को समझने की क्षमता खो देता है और केवल तत्काल राहत खोजता है। इसी कारण डर के समय लोग गलत सूचनाओं पर जल्दी विश्वास करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क उस जानकारी को प्राथमिकता देता है जो उसके भय को सही ठहराए, न कि उसे चुनौती दे। इसे फियर बेस्ड कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है, जहां तर्क को नहीं बल्कि भावना को प्रमाण माना जाता है। लगातार भय में रहने से निर्णय प्रक्रिया में थकान पैदा होती है, जिसे डिसीजन फटीग कहा जाता है, और इस अवस्था में व्यक्ति या तो किसी बाहरी निर्देश को बिना सवाल माने स्वीकार कर लेता है या पूरी तरह निर्णय लेना ही छोड़ देता है। इतिहास और व्यवहारिक विज्ञान यह दिखाते हैं कि डर के वातावरण में लोग स्वतंत्र निर्णयकर्ता नहीं रहते, बल्कि प्रतिक्रियात्मक प्राणी बन जाते हैं, जिनके निर्णय परिस्थितियों द्वारा संचालित होते हैं, विवेक द्वारा नहीं। यही कारण है कि डर केवल भावना नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति की निर्णय स्वतंत्रता को धीरे धीरे क्षीण कर देती है, और जब तर्क कमजोर पड़ता है तब निर्णय सच पर नहीं बल्कि भय से आकार लेने लगते हैं। डर और भीड़ का मनोविज्ञान इस बात को समझाता है कि जब भय व्यक्तिगत स्तर से निकलकर सामूहिक चेतना में प्रवेश करता है तो मानव व्यवहार कैसे मौलिक रूप से बदल जाता है, और यह बदलाव केवल भावनात्मक नहीं बल्कि संरचनात्मक होता है। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति अकेले में जिन निर्णयों को कभी स्वीकार नहीं करता, वही निर्णय वह भीड़ का हिस्सा बनते ही बिना प्रतिरोध मान लेता है, क्योंकि डर की स्थिति में मस्तिष्क सुरक्षा को सत्य से अधिक प्राथमिकता देने लगता है। जब कोई समाज या समूह भयग्रस्त होता है तो व्यक्तिगत पहचान धीरे धीरे कमजोर पड़ती है और उसकी जगह भीड़ पहचान,
क्राउड आइडेंटिटी ले लेती है, जहां व्यक्ति मैं क्या सोचता हूं की बजाय सब क्या सोच रहे हैं के आधार पर व्यवहार करता है। डर इस प्रक्रिया को तेज करता है क्योंकि भय मस्तिष्क में अकेलेपन की अनुभूति को खतरनाक बना देता है और सामाजिक स्वीकृति को जीवन रक्षा से जोड़ देता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि भय की अवस्था में व्यक्ति का मस्तिष्क दूसरों के व्यवहार को एक शॉर्टकट की तरह उपयोग करता है, जिसे सोशल प्रूफ अंडर थ्रेट कहा जाता है। यानी अगर कई लोग किसी दिशा में भाग रहे हैं तो मस्तिष्क यह मान लेता है कि वही दिशा सुरक्षित है, भले ही उसके लिए कोई ठोस प्रमाण न हो। इसी कारण डर के समय अफवाहें तथ्यों से अधिक तेजी से फैलती हैं, क्योंकि भीड़ में सूचना का मूल्य उसकी सत्यता से नहीं बल्कि उसकी भावनात्मक तीव्रता से तय होता है। इतिहास में महामारी, युद्ध, आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान यह बार बार देखा गया है कि भयग्रस्त भीड़ तर्कशील चर्चा नहीं करती, बल्कि सरल, कठोर और अक्सर अतिवादी निष्कर्षों को अपनाती है, क्योंकि डर जटिलता को असहनीय बना देता है। मनोवैज्ञानिक गुस्ताव ले बॉन ने भीड़ के अध्ययन में बताया था कि व्यक्ति भीड़ में नैतिक जिम्मेदारी का अनुभव कम करता है और डर इस नैतिक क्षरण को और गहरा कर देता है, क्योंकि भय व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि असाधारण खतरे में असाधारण व्यवहार जायज है। जब डर सामूहिक होता है तो आलोचनात्मक सोच को खतरा समझा जाने लगता है और सवाल पूछने वालों को भीड़ से अलग और इसलिए असुरक्षित माना जाता है। इस स्थिति में भीड़ ऐसे नेताओं, विचारों या प्रतीकों की ओर आकर्षित होती है जो सरल उत्तर, स्पष्ट दुश्मन और त्वरित समाधान प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे समाधान वास्तविकता में अव्यावहारिक या विनाशकारी हों। डर भीड़ को ध्रुवीकृत करता है, जहां समाज हम और वे में बंट जाता है और यह विभाजन तर्क पर नहीं बल्कि भावनात्मक सुरक्षा पर आधारित होता है। सामूहिक भय के दौरान सहानुभूति का दायरा सिकुड़ जाता है और नैतिक निर्णय केवल अपने समूह तक सीमित हो जाते हैं, जिससे अन्य समूहों के प्रति अमानवीयता को भी ठहराया जाने लगता है। आधुनिक शोध यह भी दिखाते हैं कि सोशल मीडिया और त्वरित सूचना प्रणालियां डर आधारित भीड़ व्यवहार को और तीव्र बना देती हैं, क्योंकि भय से जुड़ी सामग्री अधिक ध्यान खींचती है और एल्गोरिदमिक रूप से अधिक फैलती है, जिससे सामूहिक चिंता का एक आत्मप्रवर्धित चक्र बन जाता है। इस प्रकार डर और भीड़ का मनोविज्ञान यह स्पष्ट करता है कि भय केवल व्यक्तिगत भावना नहीं रहता, बल्कि वह एक सामाजिक शक्ति बन जाता है जो समूहों को तर्कसंगत समुदाय से प्रतिक्रियात्मक भीड़ में बदल देता है, जहां निर्णय विवेक से नहीं बल्कि सामूहिक आशंका और असुरक्षा से संचालित होते हैं। सत्ता और डर का रिश्ता इतिहास, मनोविज्ञान और राजनीतिक संरचनाओं के गहरे विश्लेषण से यह स्पष्ट करता है कि भय केवल सत्ता का सहायक नहीं बल्कि उसका सबसे स्थायी और भरोसेमंद उपकरण रहा है, क्योंकि जहां तर्क, नैतिकता और सहमति अस्थिर हो सकते हैं, वहीं डर सीधे मानव अस्तित्व की मूल प्रवृत्तियों को छूता है। सत्ता को बनाए रखने के लिए केवल नियम और कानून पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि नियम तभी तक प्रभावी रहते हैं जब तक लोग उन्हें वैध मानते हैं, लेकिन डर वैधता पर निर्भर नहीं करता, वह सीधे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो खतरे से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। न्यूरोसाइंस बताता है कि भय की स्थिति में मस्तिष्क दीर्घकालिक सोच और नैतिक मूल्यांकन को दबाकर त्वरित आज्ञाकारिता को प्राथमिकता देता है, और यही कारण है कि सत्ता संरचनाएं डर को नियंत्रण के सबसे प्रभावी साधन के रूप में अपनाती हैं। जब किसी व्यवस्था में भय मौजूद होता है तो लोग केवल दंड से नहीं डरते बल्कि अनिश्चितता से भी, क्योंकि डर का सबसे शक्तिशाली रूप वह होता है जिसमें खतरा स्पष्ट नहीं बल्कि संभावित हो, जिससे व्यक्ति स्वयं ही अपनी सीमाएं तय करने लगता है। सत्ता अक्सर प्रत्यक्ष हिंसा की बजाय प्रतीकात्मक डर का उपयोग करती है, जैसे उदाहरण स्थापित करना, कड़ी भाषा, निगरानी की भावना या सामाजिक बहिष्कार, ताकि व्यापक नियंत्रण बिना निरंतर बल प्रयोग के संभव हो सके। इतिहास में साम्राज्य, तानाशाही
उपनिवेशवादी शासन और यहाँ तक कि आधुनिक संस्थागत व्यवस्थाओं में भी यह पैटर्न दिखाई देता है कि सत्ता डर के माध्यम से आज्ञाकारिता को सामान्य बना देती है, जिससे विरोध असामान्य और जोखिमपूर्ण लगने लगता है। राजनीतिक मनोविज्ञान के अनुसार डर सत्ता को यह अवसर देता है कि वह स्वयं को रक्षक के रूप में प्रस्तुत करे, जहां पहले खतरे की भावना पैदा की जाती है और फिर उसी सत्ता को सुरक्षा के एकमात्र स्रोत के रूप में स्थापित किया जाता है, जिससे लोग स्वतंत्रता के बदले सुरक्षा को चुनने लगते हैं। यह प्रक्रिया केवल बाहरी दुश्मनों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आंतरिक शत्रु, विचारधारात्मक खतरे या नैतिक संकट जैसे अमूर्त डर भी गढ़े जाते हैं, ताकि समाज निरंतर सतर्क और आश्रित बना रहे। डर सत्ता को जवाबदेही से भी बचाता है, क्योंकि भयग्रस्त समाज सवाल पूछने की बजाय आदेश मानने में अपनी सुरक्षा देखता है और आलोचना को अस्थिरता या खतरे के रूप में देखने लगता है। सामाजिक स्तर पर डर लोगों को एक दूसरे पर अविश्वास करना सिखाता है, जिससे सामूहिक प्रतिरोध कमजोर होता है और सत्ता के विरुद्ध एकजुटता कठिन हो जाती है। आधुनिक युग में तकनीक और सूचना प्रणालियां सत्ता और डर के इस रिश्ते को और सूक्ष्म बना देती हैं, जहां निरंतर अलर्ट, संकट की भाषा और भविष्य की अनिश्चितता का प्रदर्शन लोगों को मानसिक रूप से थकाकर आज्ञाकारी बनाए रखता है। इस प्रकार सत्ता और डर का संबंध केवल नियंत्रण की रणनीति नहीं बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक संरचना है, जिसमें भय मानव चेतना को सीमित करता है और सत्ता उसी सीमित चेतना के भीतर अपनी स्थिरता और प्रभुत्व सुनिश्चित करती है, जिससे स्पष्ट होता है कि शक्ति केवल बल से नहीं बल्कि डर के व्यवस्थित उपयोग से टिकती है। डर कैसे आज़ादी को खत्म करता है, यह समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी अधिकार नहीं बल्कि आंतरिक मानसिक अवस्था भी होती है, और डर सबसे पहले उसी आंतरिक स्वतंत्रता पर हमला करता है। जब भय किसी व्यक्ति या समाज में प्रवेश करता है, तो वह सोचने, चुनने और सवाल करने की क्षमता को धीरे धीरे सीमित करने लगता है, क्योंकि डर का मूल उद्देश्य विकल्पों को संकुचित करना होता है। मनोविज्ञान बताता है कि भय की स्थिति में मस्तिष्क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और दीर्घकालिक मूल्यों, अधिकारों और स्वतंत्र निर्णयों को द्वितीयक बना देता है, जिससे व्यक्ति स्वेच्छा से ही अपनी आज़ादी छोड़ने लगता है। सत्ता और नियंत्रण प्रणालियां इसी मानसिक प्रक्रिया का लाभ उठाती हैं, जहां लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि स्वतंत्रता जोखिम भरी है और नियंत्रण ही सुरक्षा की गारंटी है। जैसे जैसे डर बढ़ता है, व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करने से पहले परिणामों के बारे में सोचने लगता है, और यही आत्मसेंसरशिप आज़ादी के क्षरण की पहली सीढ़ी बनती है। सामाजिक स्तर पर भय लोगों को नियमों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि उन्हें नियमों से आगे बढ़कर स्वयं को सीमित करने के लिए प्रशिक्षित करता है, जहां व्यक्ति वह भी नहीं करता जो वास्तव में प्रतिबंधित नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि संभावित खतरे की आशंका होती है। डर स्वतंत्रता को सीधे छीनता नहीं, बल्कि उसे सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता की बहस में फंसा देता है, जहां धीरे धीरे स्वतंत्रता को विलासिता और सुरक्षा को आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं में डर का उपयोग करके यह स्थापित किया जाता है कि प्रश्न पूछना अस्थिरता लाता है, असहमति खतरा है और स्वतंत्र सोच अव्यवस्था को जन्म देती है, जिससे लोग स्वयं ही नियंत्रण को स्वीकार करने लगते हैं। भय का एक और प्रभाव यह है कि वह भविष्य की कल्पना को नकारात्मक बना देता है, जिससे लोग परिवर्तन से डरने लगते हैं और यथास्थिति को ही सबसे सुरक्षित विकल्प मान लेते हैं, चाहे वह कितनी ही दमनकारी क्यों न हो। न्यूरोसाइंस के अनुसार लगातार भय की स्थिति में रहने वाला मस्तिष्क नई संभावनाओं की खोज करने की बजाय जोखिम से बचने पर केंद्रित हो जाता है, और यही अवस्था स्वतंत्रता की वास्तविक मृत्यु होती है, क्योंकि आज़ादी का सार ही अनिश्चितता को स्वीकार करने में निहित है। सामाजिक स्तर पर डर समुदायों को विभाजित करता है, जिससे सामूहिक स्वतंत्रता कमजोर होती है
और लोग व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सामूहिक अधिकारों को त्यागने लगते हैं। आधुनिक समय में यह प्रक्रिया और भी सूक्ष्म हो गई है, जहां भय हिंसा के माध्यम से नहीं बल्कि सूचना, संकट की भाषा और निरंतर चेतावनियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिससे लोग यह महसूस ही नहीं करते कि उनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे सिमट रही है। इस प्रकार डर नियंत्रण का ऐसा उपकरण बन जाता है जो बिना जंजीरों के कैद करता है, बिना आदेशों के आज्ञाकारिता पैदा करता है और बिना प्रत्यक्ष दमन के आज़ादी को समाप्त कर देता है, क्योंकि भय में जीता हुआ समाज स्वतंत्र दिख सकता है, लेकिन वास्तव में वह अपने ही डर द्वारा नियंत्रित होता है। सूचना, मीडिया और डर का संबंध आधुनिक सभ्यताओं में सबसे शक्तिशाली और सूक्ष्म नियंत्रण तंत्र बन चुका है, क्योंकि आज डर पैदा करने के लिए प्रत्यक्ष हिंसा या दमन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सूचना के चयन, प्रस्तुति और दोहराव से ही सामूहिक भय निर्मित कर दिया जाता है। मीडिया का मूल प्रभाव यह नहीं होता कि वह क्या दिखा रहा है, बल्कि यह होता है कि वह क्या चुनकर दिखा रहा है और किस संदर्भ में दिखा रहा है, क्योंकि मानव मस्तिष्क वास्तविकता को प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं बल्कि उपलब्ध सूचनाओं के पैटर्न से समझता है। जब किसी समाज को लगातार संकट, खतरे, आपदा, दुश्मन और असुरक्षा की कहानियां दिखाई जाती हैं, तो मस्तिष्क उस दुनिया को स्वाभाविक रूप से अस्थिर और खतरनाक मानने लगता है, भले ही वास्तविक जोखिम सीमित या नियंत्रित ही क्यों न हो। मनोविज्ञान इसे अवेलेबिलिटी बायस कहता है, जहां जो जानकारी बार बार सामने आती है वही सबसे बड़ी सच्चाई प्रतीत होने लगती है, और मीडिया इसी सिद्धांत पर भय को बढ़ाता है। डर पैदा करने वाली सूचनाएं भावनात्मक रूप से अधिक प्रभावशाली होती हैं, इसलिए वे तर्कपूर्ण और संतुलित जानकारी की तुलना में अधिक ध्यान खींचती हैं, और यही कारण है कि भय आधारित समाचार अधिक तेजी से फैलते हैं। मीडिया सिस्टम इस प्रवृत्ति को समझता है और उसे संरचित रूप में उपयोग करता है, जहां नकारात्मक घटनाओं को अतिरंजित करके, संभावनाओं को निश्चितता की तरह प्रस्तुत करके और अपवादों को सामान्य नियम की तरह दिखाकर डर का वातावरण तैयार किया जाता है। धीरे धीरे समाज की चेतना इस तरह प्रशिक्षित हो जाती है कि वह हर नई सूचना को खतरे की दृष्टि से देखने लगता है, जिससे विवेक और आलोचनात्मक सोच कमजोर पड़ जाती है। डर निर्माण की यह प्रक्रिया केवल खबरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भाषा, शीर्षक, दृश्य, संगीत और विशेषज्ञों की चयनित राय के माध्यम से एक भावनात्मक ढांचा तैयार किया जाता है, जो दर्शक को सोचने से पहले महसूस करने पर मजबूर कर देता है। जब सूचना का प्रवाह लगातार भय पर आधारित हो, तो लोग जटिल प्रश्न पूछने की बजाय सरल निष्कर्ष स्वीकार करने लगते हैं, क्योंकि डर में मस्तिष्क जटिलता नहीं चाहता, उसे केवल त्वरित सुरक्षा चाहिए। यही वह अवस्था है जहां स्वतंत्र सोच की जगह निर्देशित सोच ले लेती है। मीडिया द्वारा निर्मित डर समाज को दो भागों में बांट देता है, एक हम जो सुरक्षित हैं और एक वे जो खतरा हैं, और यह विभाजन सत्ता और नियंत्रण संरचनाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हो जाता है। डर का एक और खतरनाक पहलू यह है कि वह समय के साथ सामान्य बन जाता है, जिससे लोग निरंतर भय की स्थिति को ही सामान्य जीवन मान लेते हैं और यह नहीं पहचान पाते कि उनकी स्वतंत्रता, सहनशीलता और विवेक धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। सूचना जब सत्य को स्पष्ट करने के बजाय भावनाओं को भड़काने का उपकरण बन जाती है, तब मीडिया केवल वास्तविकता का दर्पण नहीं रहता, बल्कि वह स्वयं वास्तविकता का निर्माता बन जाता है। इस प्रकार डर निर्माण प्रणालियां समाज को बिना आदेश दिए नियंत्रित करती हैं, क्योंकि भयभीत व्यक्ति वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है, वही मानता है जो बार बार दोहराया जाता है, और अंततः वही स्वीकार करता है जो उसे सुरक्षित महसूस कराता है, भले ही उसकी कीमत स्वतंत्र सोच और आंतरिक आज़ादी ही क्यों न हो। इतिहास में डर का प्रयोग केवल किसी एक काल, साम्राज्य या संस्कृति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह लगभग हर बड़ी सभ्यता में सत्ता, व्यवस्था और नियंत्रण का केंद्रीय उपकरण रहा है, क्योंकि डर मानव व्यवहार को सबसे तेजी से प्रभावित करने वाली शक्ति है।
प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक राष्ट्रों तक जब भी शासक वर्ग ने यह समझ लिया कि लोग तर्क से नहीं बल्कि भय से अधिक शीघ्र नियंत्रित होते हैं, तब डर को नीति, धर्म, कानून और संस्कृति में गहराई से समाहित कर दिया गया। प्राचीन मिस्र में देवताओं के क्रोध और मृत्यु के बाद दंड की अवधारणा को इतना सशक्त बनाया गया कि सामान्य व्यक्ति सत्ता के आदेशों को दिव्य नियम मानकर स्वीकार करता रहा। मेसोपोटामिया और बेबीलोन जैसी सभ्यताओं में कानूनों को पत्थरों पर कठोर दंडों के साथ अंकित किया गया, ताकि नियमों का पालन नैतिक समझ से नहीं बल्कि दंड के भय से हो। रोमन साम्राज्य ने सार्वजनिक दंड, क्रूर खेल और फांसी जैसे आयोजनों को एक मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन में बदल दिया, जिससे समाज को यह स्पष्ट संदेश मिले कि सत्ता के विरुद्ध जाने का अर्थ केवल हार नहीं बल्कि अपमानजनक और पीड़ादायक अंत है। मध्यकालीन यूरोप में धर्म के माध्यम से डर को संस्थागत रूप दिया गया, जहां नर्क, पाप और अनंत दंड की अवधारणाओं ने लोगों को केवल शासकों के नहीं बल्कि धार्मिक संस्थाओं के भी अधीन बनाए रखा। यह डर केवल व्यक्तिगत नहीं था बल्कि सामूहिक था, जिससे पूरा समाज एक अदृश्य भय ढांचे में जीने लगा। भारत सहित कई प्राचीन संस्कृतियों में भी शासक वर्गों ने कभी कभी धर्म, सामाजिक बहिष्कार और अपमान के भय का उपयोग सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया। हालांकि वहां यह डर अक्सर कर्म और सामाजिक कर्तव्य से जोड़ा गया। इतिहास यह दिखाता है कि जब भी किसी सभ्यता में सत्ता को चुनौती देने वाले विचार उभरे, उन्हें तर्क से नहीं बल्कि डर से दबाया गया, कभी देशद्रोह के आरोप से, कभी धार्मिक अपवित्रता के नाम पर, तो कभी सामाजिक अराजकता के भय से। औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शक्तियों ने डर को और अधिक वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया, जहां सैन्य दमन के साथ साथ अपराधी जाति, विद्रोही विचार और असुरक्षित समाज जैसे नैरेटिव गढ़े गए, ताकि शासित जनसंख्या स्वयं को कमजोर और निर्भर महसूस करे। आधुनिक युग में यह डर तलवार या फांसी के रूप में नहीं बल्कि संकट, युद्ध, आर्थिक पतन और आंतरिक शत्रु की निरंतर चेतावनी के रूप में सामने आता है। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि डर आधारित नियंत्रण हमेशा अल्पकालिक स्थिरता देता है, लेकिन दीर्घकाल में सभ्यता के भीतर अविश्वास, नैतिक पतन और आंतरिक टूटन को जन्म देता है। जब लोग डर के कारण आज्ञाकारी बनते हैं, तो वे रचनात्मक नहीं रह जाते, प्रश्न नहीं पूछते और धीरे धीरे जिम्मेदारी से भी दूर हो जाते हैं। इस प्रकार इतिहास में डर का प्रयोग केवल सत्ता को बनाए रखने का साधन नहीं रहा, बल्कि कई बार वही डर सभ्यताओं के पतन का बीज भी बन गया, क्योंकि भय से संचालित समाज बाहरी संकटों से नहीं बल्कि अंदर से खोखला होकर टूटता है। आधुनिक समाज में डर अब कच्चे और प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि अत्यंत सूक्ष्म तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों से इंजीनियर किया जाता है, जिसे आज के सामाजिक विज्ञान में मॉडर्न फियर इंजीनियरिंग कहा जा सकता है, क्योंकि यह डर अब केवल भावना नहीं बल्कि एक व्यवस्थित प्रणाली बन चुका है। पहले डर शारीरिक दंड, युद्ध या प्रत्यक्ष हिंसा से पैदा किया जाता था, लेकिन आधुनिक युग में डर सूचना, अनिश्चितता, भविष्य की आशंकाओं और निरंतर खतरे की भावना के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। 24/7 न्यूज साइकिल, सोशल मीडिया एल्गोरिदम और डिजिटल प्लेटफॉर्म डर को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि खतरा हर समय, हर जगह मौजूद है, चाहे वास्तविक आंकड़े उस भय की पुष्टि करें या नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि मानव मस्तिष्क नकारात्मक सूचनाओं को सकारात्मक की तुलना में अधिक तेजी से ग्रहण करता है, और इसी जैविक कमजोरी का उपयोग आधुनिक डर प्रणालियां करती हैं। लगातार ब्रेकिंग न्यूज, चेतावनी अलर्ट, लाल रंग की सुर्खियां और संकट केंद्रित भाषा मस्तिष्क को स्थायी तनाव की अवस्था में रखती है, जिससे व्यक्ति शांत विश्लेषण करने की क्षमता खो देता है और प्रतिक्रियात्मक सोच अपनाने लगता है। आधुनिक डर इंजीनियरिंग में अनदेखा खतरा सबसे शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता, जैसे भविष्य का आर्थिक संकट, अदृश्य दुश्मन, संभावित महामारी, साइबर खतरे, वह कल्पना में वास्तविकता से कहीं अधिक भयावह बन जाता है। इस डर को और मजबूत किया जाता है आंकड़ों की अधूरी प्रस्तुति,
संदर्भ से काटे गए शोध और विशेषज्ञों के चुनिंदा उद्धरणों से, जिससे आम व्यक्ति को यह महसूस होता है कि स्थिति उसकी समझ से बाहर है और उसे किसी बाहरी नियंत्रण या निर्देश की आवश्यकता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम इस डर को व्यक्तिगत स्तर पर ढाल देते हैं, जहां हर व्यक्ति को वही भय दिखाया जाता है जो उसकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों से मेल खाता हो, जिससे डर सामूहिक होने के साथ साथ निजी भी बन जाता है। आधुनिक विज्ञापन, राजनीति और बाजार भी डर का उपयोग करते हैं, कभी असफल हो जाने का डर, कभी पीछे छूट जाने का डर, कभी असुरक्षित होने का डर, ताकि व्यक्ति लगातार किसी न किसी समाधान को खरीदने, समर्थन देने या स्वीकार करने के लिए प्रेरित रहे। यह डर धीरे धीरे स्वतंत्र निर्णय की जगह सुरक्षित विकल्प चुनने की मानसिकता पैदा करता है, जहां लोग सही और गलत के बीच नहीं बल्कि डर और राहत के बीच चुनाव करने लगते हैं। आधुनिक समाज में डर का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वह सामान्य जीवन का हिस्सा बन चुका है। लोग इसे असामान्य नहीं बल्कि वास्तविकता मानने लगे हैं। जब भय स्थायी हो जाता है, तब व्यक्ति उसे चुनौती नहीं देता बल्कि उसके साथ जीना सीख लेता है, और यही अवस्था किसी भी समाज के लिए सबसे संवेदनशील होती है। इतिहास के विपरीत, जहां डर बाहर से थोपा जाता था, आज डर को लोग स्वयं साझा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और वैध ठहराते हैं, जिससे नियंत्रण किसी एक शक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे तंत्र में फैल जाता है। इस प्रकार आधुनिक डर इंजीनियरिंग न केवल व्यवहार को नियंत्रित करती है बल्कि सोच, प्राथमिकताओं और भविष्य की कल्पना तक को आकार देती है, और यही कारण है कि आधुनिक समाज में डर सबसे परिष्कृत, अदृश्य और प्रभावशाली हथियार बन चुका है। डर सबसे प्रभावी हथियार इसलिए है क्योंकि वह मनुष्य के शरीर पर नहीं बल्कि सीधे उसके मस्तिष्क, निर्णय क्षमता और चेतना पर हमला करता है, और जब नियंत्रण सोच पर हो जाए तो बल प्रयोग की आवश्यकता अपने आप समाप्त हो जाती है। बल केवल बाहरी आज्ञाकारिता पैदा करता है, जबकि डर आंतरिक आत्मनियंत्रण पैदा करता है, जहां व्यक्ति बिना किसी दबाव के स्वयं ही वही करता है जो सत्ता, व्यवस्था या परिस्थितियां चाहती हैं। न्यूरोसाइंस स्पष्ट करता है कि भय की स्थिति में मस्तिष्क का अमिगडाला सक्रिय होकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दबा देता है, जिससे तर्क, नैतिकता और दीर्घकालिक सोच कमजोर पड़ जाती है और व्यक्ति केवल सुरक्षा, बचाव और अस्तित्व पर केंद्रित हो जाता है। यही कारण है कि डर के माध्यम से नियंत्रित व्यक्ति विद्रोह नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि विरोध करना जोखिम भरा है और आज्ञाकारिता ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प है। बल के उपयोग में प्रतिरोध की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि शारीरिक दमन स्पष्ट दिखाई देता है और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया जन्म ले सकती है, लेकिन डर अदृश्य होता है। वह कानून, नियम, नैरेटिव, भविष्य की आशंकाओं और सामाजिक स्वीकृति के माध्यम से इस तरह फैलता है कि व्यक्ति को यह भी एहसास नहीं होता कि वह नियंत्रित हो चुका है। इतिहास और मनोविज्ञान यह दिखाते हैं कि डर व्यक्ति की पहचान को धीरे धीरे बदल देता है, जहां वह अपने मूल्यों, प्रश्नों और अधिकारों को त्याग कर केवल सुरक्षित रहने की मानसिकता अपनाता है। डर आधारित नियंत्रण में ऊर्जा की लागत भी कम होती है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं ही निगरानीकर्ता बन जाता है। वह क्या बोले, क्या सोचे और क्या करे, सब कुछ डर के फिल्टर से होकर गुजरता है। बल अस्थायी होता है, थकाने वाला होता है और संसाधनों की मांग करता है, जबकि डर एक बार स्थापित हो जाए तो पीढ़ियों तक बिना अतिरिक्त प्रयास के काम करता रहता है। डर का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वह तर्क को नहीं बल्कि भावनाओं को लक्ष्य बनाता है, और भावनाएं तथ्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। जब व्यक्ति डर के कारण निर्णय लेता है, तो वह सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सुरक्षित और असुरक्षित के बीच चुनाव करता है, और यही बिंदु उसे आसानी से नियंत्रित बनाता है। डर लोगों को विभाजित करता है, अविश्वास पैदा करता है और सामूहिक शक्ति को कमजोर करता है, जिससे किसी बाहरी बल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
आधुनिक समाज में डर इसलिए भी बल से अधिक प्रभावी है क्योंकि वह वैधता के साथ आता है, सुरक्षा, व्यवस्था, स्थिरता और भविष्य के नाम पर, और व्यक्ति स्वयं उसे स्वीकार करता है। अंततः डर इसलिए सबसे शक्तिशाली हथियार है क्योंकि वह मनुष्य को हराने के लिए उसे तोड़ता नहीं, बल्कि उसे स्वयं को सीमित करने के लिए तैयार कर देता है। और जब इंसान अपनी सीमाएं खुद स्वीकार कर ले, तब किसी भी बल की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। डर से मुक्त समाज दुर्लभ इसलिए है क्योंकि डर केवल बाहरी नियंत्रण का साधन नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क की जैविक संरचना, सामाजिक स्मृति और सांस्कृतिक प्रशिक्षण में गहराई से समाया हुआ तत्व है, जिसे पूरी तरह समाप्त करना किसी भी सभ्यता के लिए अत्यंत कठिन कार्य रहा है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस यह स्पष्ट करते हैं कि भय मानव अस्तित्व की मूल रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। यह हमें खतरे से बचाने के लिए विकसित हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समाज जटिल हुआ, यही जैविक तंत्र सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण का आधार बन गया। डर से मुक्त समाज के लिए केवल कानून या व्यवस्था बदलना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि डर पीढ़ियों तक अनुभव, शिक्षा, परंपरा और सामूहिक आघात के माध्यम से स्थानांतरित होता रहता है। इतिहास बताता है कि जिन समाजों ने लंबे समय तक युद्ध, अकाल, दमन, गुलामी या अस्थिरता देखी है, वहां डर केवल भावना नहीं बल्कि सामूहिक पहचान का हिस्सा बन जाता है, जहां लोग असुरक्षा को सामान्य मान लेते हैं और स्वतंत्रता को जोखिम समझने लगते हैं। सत्ता संरचनाएं भी स्वाभाविक रूप से डर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि डर के बिना नियंत्रण के लिए संवाद, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है, जो किसी भी शक्ति के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। डर से मुक्त समाज का अर्थ है ऐसा नागरिक जो प्रश्न पूछे, असहमति व्यक्त करे और अपने निर्णय स्वयं ले, और यही विशेषताएं किसी भी केंद्रीकृत या लाभाधारित व्यवस्था के लिए असुविधाजनक होती हैं। सामाजिक स्तर पर भी डर का उन्मूलन कठिन है, क्योंकि समाज स्वयं मान्यता, बहिष्कार और अपमान के डर के माध्यम से अपने सदस्यों को नियंत्रित करता है, जिससे व्यक्ति बाहरी सत्ता से पहले सामाजिक स्वीकृति को प्राथमिकता देने लगता है। शिक्षा प्रणालियां अक्सर स्वतंत्र सोच विकसित करने के बजाय आज्ञाकारिता, प्रतिस्पर्धा और असफलता के भय को मजबूत करती हैं, जिससे डर बचपन से ही मानसिक ढांचे का हिस्सा बन जाता है। मीडिया और सूचना प्रणालियां भी डरमुक्त वातावरण बनाने के बजाय अनिश्चितता और संकट को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि भय ध्यान आकर्षित करता है और ध्यान शक्ति को जन्म देता है। डर से मुक्त समाज के लिए सबसे आवश्यक तत्व है चेतना, ऐसी सामूहिक चेतना जो भय और वास्तविक खतरे में अंतर कर सके, लेकिन चेतना का विकास धीमा, असमान और संघर्षपूर्ण होता है। यही कारण है कि इतिहास में कुछ क्षणों के लिए भयमुक्त वातावरण दिखता है, लेकिन स्थायी रूप से ऐसा समाज बहुत दुर्लभ रहा है। अंतिम सत्य यह है कि डर से मुक्ति केवल बाहरी नियंत्रण हटाने से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब व्यक्ति और समाज दोनों अपने भीतर बसे डर को पहचानकर उसे चुनौती देने का साहस विकसित करें। जब तक लोग सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता छोड़ने को तैयार रहते हैं, तब तक डर जीवित रहता है। इसलिए डर से मुक्त समाज कोई स्थायी अवस्था नहीं बल्कि एक सतत प्रयास है जो चेतना, शिक्षा, पारदर्शिता और नैतिक साहस पर आधारित होता है। और यही कारण है कि ऐसा समाज इतिहास में अपवाद रहा है, नियम नहीं।